स्वरा बेटी, ये लो, आज खाने में क्या बनाना है? मैंने माधव काका को बोल दिया है कि आज खाने में क्या क्या बनाना है। और हाँ, मैंने एक लिस्ट भी बना दिया है कि क्या क्या सामान घर में लाना है, तो आप वो लिस्ट किसी को देकर बाजार भिजवा दें। जी अच्छा। अच्छा, नाश्ता लगाइए, सब लोग आते ही होंगे, ठीक है? और मैं आयुष भैया, एक मिनट, ये लीजिए। ये क्या है? आप जल्दी जा रहे हैं ना, इसमें नाश्ता है, आप वहां जाके कर लीजिएगा। चलो, बीवी के राज में ना सही, बेहिनी के राज में तो घर का खाना नसीब हुआ। थैंक यू। चलो, एक मिनट रुकना। आई कहती है कि जब भी घर से बाहर निकले, अगर उससे पहले आरती उतार ले तो सारे अपशगुन टल जाते हैं। जिस पल तो मेरी जिंदगी में आई थी, उसी पल मेरी जिंदगी के सारे अपशगुन चले गए थे। चलता हूं। आप मुझे आधे घंटे में हवेली में चाहिए। अरे रागिनी बेटा, आओ अंदर। कुछ काम था? जी बाबा साहब। तो कहो ना। देखो रागिनी बेटा, तुम्हें कुछ कहने के लिए हमारी इजाजत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ बाबा साहब, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें जुबान पे लाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अपनों के सामने झिझक कैसी? पिछले कई दिनों से आयुष राजनीति में आने के लिए बहुत उत्सुक थे। तुम ये क्या कह रही हो? उसने तो मुझे कहा। मामा, वो आपको कैसे कहते? इतने दिनों से आप उनके पीछे पड़े थे और उन्होंने आपकी एक नहीं सुनी। लेकिन अब जब वो खुद राजनीति में आना चाह रहे हैं, लेकिन पापा आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। पागल है वो। मैं पहले से ही चाहता था कि मेरा ये बेटा भी राजनीति में आया है, हमारी पोजीशन का फायदा उठाकर अपनी तरक्की करे, लेकिन वो ही नहीं चाहता था, इसलिए हमने भी उस पर जबरदस्ती नहीं की। अगर वो आज खुद से आना चाहता है तो हम अभिषेक कर। नहीं बाबा, मेरा मतलब है ऐसे नहीं। आप उनका स्वभाव तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उनके तत्व, उनका मान सम्मान, उनका स्वाभिमान, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने आकर आपसे कुछ कहा है तो आई एम श्योर वो राजनीति में कभी नहीं आएंगी। फिर तुम चाहती क्या हो? अगर हमें उन्हें तरक्की के रास्ते पे लाना है तो सबसे पहले हमें उनकी नौकरी छुड़वानी होगी। रागिनी, तुम्हें लगता है ये सही है? जब तक उनकी नौकरी से उनका ध्यान नहीं हटता, कुछ नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी वो ये सब तो कर ही नहीं सकते ना बाबा, और आप तो चाहकर भी नहीं कर सकते। आई साहब ने जो आपको मना कर दिया है, लेकिन बाबा मुझे तो किसी ने मना नहीं किया है। मैं तो कर ही सकती हूँ ना। अपने पति के अच्छे के लिए मैं दुनिया के सभी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। देखो बेटा, आयुष मेरे साथ हो तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए, और उसके लिए एक हाथ दो समझौते तो मैं जरूर कर सकता हूँ। सच में बाबा? हाँ। तो ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे। अरे आइए ना, आइए।
नमस्कार अन्ना साहब। नमस्कार प्रिंसिपल जी। बाबा, प्रिंसिपल साहब से मैंने सारी बातें कर ली हैं, बस आपके हामी का इंतजार कर रहे हैं। जो हमारी बहू ने कहा है कर दीजिए। जी अन्ना साहब। खुश? हो बाबा। जीती रहो। अरे काका, आपने आई साहब के लिए जूस तो बना दिया ना? वो बस अब भी आती होंगी। अब अच्छा सुनिए, उस जूस में शक्कर बिल्कुल मत डालना। हाँ, जी नमस्ते। आप? मैं राजीव गाडगिल, आयुष राजे देशमुख जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। अन्ना साहब से एक जरूरी काम था, उसी सिलसिले में आया था। अच्छा, आपने चाय नाश्ता किया? जी नहीं, फिर कभी। मुझे चलना होगा। नमस्ते। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, अभी जो भी कुछ अंदर हुआ, उम्मीद करती हूँ कि यही बात आपके, मेरे और बाबा साहब के बीच में रहे। ये प्रोजेक्ट मैंने चेक कर लिया है। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ऐसे तो नहीं हो सकता, जरूर कुछ ना कुछ तो कर रही होगी। मेरा मतलब है कि नहीं, मतलब हाँ, कुछ खास नहीं, बस फूलदान में फूल सजा रही थी। फूल हमेशा फूलों के साथ ही अच्छे लगते हैं। आप एक काम कीजिए, आप फूल रख दीजिए और पानी लेकर आइए। कुछ कहिए ना। वो चला गया। अच्छा ये बताओ, आज तुमने दिन भर क्या किया? मैंने सबसे पहले जाके पूजा घर में फूल रखवाए और उसके बाद मैंने आई साहब के लिए जूस भी बनवाया। इतना कुछ कर लिया, लेकिन एक जरूरी काम तो करना तुम भूल ही गई। कौन सा काम? वही काम जो तुम्हें सबसे पहले करना चाहिए था। ऐसा कौन सा काम छूट गया मुझसे? बताइए ना, कहीं आई साहब नाराज तो नहीं हो जाएगी मुझसे? आई साहब नहीं, मैं नाराज हो जाऊंगा। तो मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या काम नहीं किया है, या फिर ऐसे ही माफी मांग रही हो? मैं समझी तो नहीं, लेकिन काम, और वो भी आपका, माफी तो मुझे मांगना ही पड़ेगा ना। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा से पूरा ध्यान रखूंगी कि आपका कोई भी काम ना भूलकर ठीक से करूं। वादा? पक्का वादा। चलिए अब तो बता दीजिए। दिन भर में एक भी फोन नहीं किया तुमने मुझे, भूल गई थी ना? नहीं। तो फिर? मैं तो आपके फोन का इंतजार कर रही थी। अच्छा जी, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। कल से तुम्हें 2 फोन करने होंगे और मैं तुम्हें 4 फोन किया करूंगा। बाकी जो टाइम बचेगा उसमें तुम्हें मुझे याद करना होगा। ये काम तो आपका मैं नहीं कर सकती। मतलब ये कि याद तो उन्हें किया जाता है ना जिन्हें हम भूल जाते हैं, और आपको मैं क्या कभी भूल सकती हूँ? चाहे आप मेरे सामने रहे
या ना रहे। बैठिए बैठिए बैठिए, अरे चाय पी लीजिए आप, अरे बैठिए। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। अभी दिल्ली से हाई कमांड का फोन था, कह रहे थे हमारी जो युवा मंच की कल्पना है वो वहां सभी को बेहद पसंद आई है और जल्द से जल्द ही हाई कमांड इस युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं। तो अन्ना साहब, आपने क्या तय किया? आदित्य राजे ही? देखिए, मैं जानता हूं इस युवा मंच के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए सबसे काबिल उम्मीदवार है आदित्य, लेकिन आदित्य पर पार्टी ने पहले से बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंप रखी है, इसलिए मैं इस पद के लिए आयुष का नाम। लीजिए, आपको पता है ना, आयुष को ये सब कुछ पसंद नहीं है। आप क्यों जबरदस्ती उसे राजनीति में लाना चाहते हैं? देखिए, मैं आयुष, क्या बात है बेटा, अपने धुन में अंदर जा रहे हो? अरे कुछ नहीं आई, वो तो बस ऐसे ही। नहीं, कुछ नहीं। कैसे? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। बोलो ना बेटा, क्या हुआ? परेशानी तो है आई। प्रिंसिपल सर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? हाँ, अब हम लोग बाद में मिलते हैं। हाँ सर। देखो बेटा, सब कुछ ठीक होगा। आओ। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? लेकिन क्यों आयुष, किस वजह से? कहा तो यही गया है कि स्टाफ कम करना है और ऊपर से ऑर्डर आए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उनकी नाराजगी की तलवार मेरे ऊपर ही क्यों गिरी। बाबा साहब, आप प्रिंसिपल से बात कीजिए ना, फोन कीजिए उन्हें और दिखा दीजिए उनको उनकी औकात। और उन प्रिंसिपल से कहिए कि जिस आदमी को आयुष की जगह पर रखा है उसे अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दे और आयुष के पोस्ट उन्हें वापस कर दे। इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी की नौकरी छिन जाए मुझे मेरी नौकरी वापस मिलने के लिए। लेकिन आयुष, आप यहाँ ऐसे? रागिनी, जो कुछ भी हुआ है वो मेरी किस्मत है और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी मैं ही ढूंढूंगा। आयुष, अगर लोगों को पता चल गया कि आपको नौकरी से निकाल दिया है, आप समझ रहे हो ना, आपको कहीं और भी नौकरी नहीं मिलेगी। और तो और, आप घर पर बैठना भी तो पसंद नहीं करते, तो फिर आप क्या करेंगे आयुष? सदानंद राजे देशमुख के बेटे पर घर में बैठने की नौबत कभी नहीं आएगी। अरे इतना बड़ा कारोबार है, राजनीति में इतनी अच्छी ओपनिंग है, आयुष जहां चाहे अपनी किस्मत आजमा सकता है। बाबा, आप मेरे लिए इतना सब कुछ सोच रहे हैं, थैंक्स, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। आपकी और मेरी दुनिया अलग है। आपका रहन सहन, आपकी मंजिलें, सब कुछ अलग है। चाहे मैं अपनी दुनिया से बेदखल ही क्यों नहीं हो गया, पर मैं आपकी दुनिया में बिल्कुल नहीं रह सकता। अरे वैभव, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? आपकी बहुत याद आ रही थी सर, आपसे मिलने का मन कर रहा था इसलिए चले आए। थैंक्स। मुझे तो लगा था कि मेरे कॉलेज छोड़ने के बाद कॉलेज मुझे भूल जाएगा। नहीं सर, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? चाहे यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर क्यों ना आ जाए, आप हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अरे नहीं, हाँ लेकिन तुम लोगों की राय सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्या लोगे, चाय कॉफी? नहीं नहीं सर, कॉलेज में एक्स्ट्रा लेक्चर्स है तो हमें वहां जाना है। बस आपको एक चीज देनी थी सर।
कॉलेज में एनुअल फंक्शन हुआ ना, उसके स्नैप्स है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। बाय सर। बाय 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 सर। सी यू, बाय। आयुष भाऊजी, मैं नीचे नाश्ता लगा रही हूँ, आप जल्दी से आ जाना। हाँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। ये फोटो आपके विद्यार्थियों का है ना? हाँ। ये सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मेरी आई हमेशा कहा करती है कि अगर गुरु का बड़प्पन देखना हो तो विद्यार्थियों की आंखों में देखो। मैंने भी वही किया। और आपके प्रिंसिपल साहब, वो भी आपका बहुत आदर करते हैं। अच्छा सुनो, तुम तो कभी पहले उनसे मिली नहीं हो। वो तो तुम्हारी शादी में भी नहीं आए थे, तो फिर तुम उनको कैसे पहचानती हो? अरे ये कल ही तो हमारे घर आए थे ना, तभी इन्होंने खुद ही मुझसे कहा कि यही आपके प्रिंसिपल साहब हैं। क्या प्रिंसिपल सर घर आए थे? हाँ, वो शायद अन्ना साहब से मिलने आए थे और फिर आप घर पे नहीं थे, इसलिए रागिनी बहनी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने भी आई। ये तो भूल ही गई, मुझे नाश्ता लगाना है सबके लिए, आप जल्दी आ जाना। हाँ, प्रिंसिपल सर घर आए थे, पापा से मिले, रागिनी से मिले। कई महीनों से मैंने प्रिंसिपल साहब को देखा था। ये लो। रागिनी! रागिनी! आयुष, ये भी कोई तरीका हुआ अपने बीवी को पुकार देगा? इस घर के मर्द अपने पत्नी का नाम किस आदर और सम्मान से लेते हैं, कि ये भी मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? आई, पति उन पत्नियों को सम्मान करते हैं जो इज्जत के लायक हो, लेकिन बदकिस्मती से मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। आयुष? हाँ आई, आप सोच भी नहीं सकती कि मेरे खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची गई है। और मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं साजिश करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे अपने हैं। मेरी खुद की पत्नी और मेरे जन्मदाता। आयुष, ये क्या बोल रहे हो तुम? देखो, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ हुआ क्या है? आई, कल जो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है ना, ये कोई कॉलेज की मैनेजमेंट का डिसीजन नहीं है, बल्कि उनको ये करने पर मजबूर किया गया। आपके पति परमेश्वर और मेरी पत्नी ने अपना रुतबा और हैसियत का इस्तेमाल करके मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया है। नहीं आयुष, बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। रागिनी ऐसा नहीं कर सकती। आई, तुम अपनी बहू को पहचानने में गलती कर सकती हो, मगर मैं अपनी पत्नी को पहचानने में कोई गलती नहीं कर रहा। ये कभी नहीं चाहती थी कि मैं प्रोफेसर बनकर रहूं, इसलिए इसने मुझे जानबूझकर हटवाना चाहा। लेकिन जब इसे यह पता चला कि अकेले कुछ नहीं कर सकती है, तो इसने अन्ना साहब की मदद और फिर दोनों ने मिलकर प्रिंसिपल सर पर दबाव डाला और मुझे नौकरी से निकलवा दिया। रागिनी? नहीं आई साहब, मैं उन प्रिंसिपल साहब को कभी नहीं मिली। झूठ मत बोलो रागिनी। नहीं आयुष, मैं सच बोल रही हूँ। पिछले कई महीनों से मैंने प्रिंसिपल साहब को देखा तक नहीं। अच्छा, तो फिर क्या सोना झूठ बोल रही है? बोलो सोना, बोलो कि सच क्या है? कल तुम प्रिंसिपल से मिली थी या नहीं?
स्वरा, डरने की कोई बात नहीं, कोई तुमसे कुछ नहीं बोलेगा। और अगर तुम सच बोलोगी तो तुम कोई गलती नहीं कर रही। स्वरा, मेरी नौकरी मेरे लिए सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया नहीं थी, ये मेरा व्रत था, मेरी सेवा थी, जिसके जरिए मैं इस समाज में अपने हाथों से कुछ मूल, कुछ शिक्षा देने की कोशिश कर रहा था। मैं पैसे नहीं, आत्मसंतोष कमाने की कोशिश कर रहा था। इस औरत ने मुझसे मेरा आत्मसंतोष, मेरी जिंदगी छीनी है। इसलिए मैं इस औरत के सारे कारनामों को सामने लाना चाहता हूं। तो बोलो, बोलो स्वरा, कि सच क्या है?